हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिवाइज कंप्यूटेशन के बारे में। तो अब अगर हमें रिलेटिवाइज कंप्यूटेशन को समझना है, सो वी नीड टू नो व्हाट इज अ ट्यूरिंग मशीन। अब बाय डेफिनेशन अ ट्यूरिंग मशीन इज अ सिंपल एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइस यूज्ड टू एक्सप्लोर द लिमिट्स ऑफ व्हाट कैन बी कंप्यूटेड। अब इसका मतलब क्या है कि ट्यूरिंग मशीन एक मशीन है तो हमें बताती है कि हम अपने वर्ल्ड में क्या क्या कंप्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो हमारी ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती है, तो प्रॉब्लम हमारा कंप्यूटर भी सॉल्व कर सकता है। पर लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे एग्जांपल हॉल्टिंग प्रॉब्लम, तो वो हमारी ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती। दैट इज हमारा कंप्यूटर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब हम ट्यूरिंग मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसमें मेजरली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो आई आपको दिख रही है, दिस इज द रीड राइट हेड ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। और जो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारी आई को एनक्लोज कर रहा है, ये हमारी फाइनाइट मशीन है। बेसिकली ये हमारा ब्रेन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन है। और जो ये आपको नीचे एक इनफाइनाइट टेप दिख रही है, दिस इज एन इनफाइनाइट टेप। ये बेसिकली ट्यूरिंग मशीन की मेमोरी की तरह एक्ट करता है। इसमें सेल्स होते हैं विच कंटेन्स द इनपुट सिंबल्स। इनपुट सिंबल्स क्या होते हैं? जनरली दे आर जीरोस एंड वंस। एंड इधर ब्लैंक भी हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट सिंबल एंड द ब्लैंक सिंबल क्या बनाते हैं? हमारा टेप सिंबल बनाता है। तो अगर आप हमारा नीचे ट्रांजिशन फंक्शन देखोगे, तो इसमें जो हमारा टाउ है ये हमारा टेप सिंबल है। नाउ हमारी ट्यूरिंग मशीन के अंदर स्टेट्स होते हैं और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, तो इधर इफ वी कंसिडर कि जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है वो करंटली स्टेट 23 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टेट है, दिस इज स्टेट 23। और वो यहाँ पर देखती है कि इफ टेप सिंबल इज जीरो, तो उसने यहाँ पर रीड किया कि हमारा टेप सिंबल जीरो है। तो आप देखोगे ट्यूरिंग मशीन ने यहाँ पर रीड किया, हाँ हमारा टेप टेप सिंबल जीरो है। देन इरेज राइट वन। तो अब वो इस टेप सिंबल को इरेज करेगी, उस पर रीराइट क्या करेगी? वन। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट में जो हमारा टेप सिंबल है वो वन हो जाएगा। मूव राइट। तो ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास ऑप्शन होता है आफ्टर एवरी ट्रांजिशन आइदर वी मूव लेफ्ट राइट, और एक और ऑप्शन होता है कि हम स्टे भी कर सकते हैं जिस पोजीशन पर है। तो इधर है वी नीड टू मूव राइट एंड देन गो टू स्टेट 359। तो बेसिकली दिस इज द वर्किंग ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। अब लेट अस मूव फॉरवर्ड। इमेजिन कि इस ट्यूरिंग मशीन को हमने एक मैजिक ब्लैक बॉक्स का एक्सेस दे दिया है। आप देख सकते हो ये हमारा मैजिक ब्लैक बॉक्स है। इस ब्लैक बॉक्स के पास सारी नॉलेज है अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, और इस ब्लैक बॉक्स को हम ऑरिकल बोलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कि इस ब्लैक बॉक्स के पास हमारी सारी नॉलेज है अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज? तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हॉल्टिंग प्रॉब्लम आप सबको ही पता है। अगर नहीं पता तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहती है कि एक ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट डिसाइड कि दूसरी ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर रही है या नहीं। हॉल्ट का मतलब वो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमारा प्रोग्राम या प्रॉब्लम। तो हमारे पास अभी कोई ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता जो बता पाए कि दूसरी ट्यूरिंग मशीन कब हॉल्ट करेगी। पर लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ऑरिकल यूज करें, जो ये एच है हमारे पास, मान लो इस ऑरिकल का नाम है एच। अगर हम इस ऑरिकल को यूज कर रहे हैं, ये ऑरिकल के पास सुपर पावर है। ये बता सकता है कि ये ट्यूरिंग मशीन कब हॉल्ट करेगी। तो अगर हम इसे क्वेरी करेंगे, डज दिस मशीन एम हॉल्ट ऑन इनपुट डब्ल्यू, यानी कि एक मशीन एम इनपुट डब्ल्यू पे हॉल्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो वो इंस्टेंटली बता देगा कि यस ये कर रही है हॉल्ट, नो नहीं कर रही। और ये सब कांस्टेंट टाइम में होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन एंड द ऑरिकल इज नोन एज अ ऑरिकल ट्यूरिंग मशीन। इसमें बेसिकली हमारे पास पूरा ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर तो होता ही है। अलॉन्ग विद इट हमारे पास एक क्वेरी टेप होती है एंड वी हैव एन ऑरिकल। ठीक है, तो अब ये ट्यूरिंग मशीन कैन इनपुट द ऑरिकल यूजिंग द क्वेरी टेप। तो इस क्वेरी टेप पे एक क्वेरी भेजेगी अबाउट आवर प्रॉब्लम, और वो पूछेगी कि जैसे हमारी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग करती है या नहीं। और हमारा ऑरिकल जो है हमें कांस्टेंट टाइम में बता देगा कि क्या हमारी स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का मेंबर है या नहीं। तो इससे हमारे पास तीन एक्स्ट्रा स्टेट्स ऐड हो जाते हैं। एक है क्वेरी, एक है यस एंड एक है नो। मूविंग फॉरवर्ड, अब हुआ क्या इससे? जब हमारी ट्यूरिंग मशीन को एक ऑरिकल का एक्सेस मिल गया, दिस ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इंस्टेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटली विद कांस्टेंट टाइम में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ हार्ड द प्रॉब्लम एक्चुअली इज। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिवाइज क्लासेस का। रिलेटिवाइज क्लासेस समझने से पहले हमें समझना है कि एक क्लास क्या होती है। क्लास इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स जो सब सिमिलर टाइम में सॉल्व हो रही हो। जैसे हमें पता है पी एक हमारी ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिनॉमियल टाइम में सॉल्व हो रही है। तो ऐसे ही अब हम डिराइव करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिवाइज क्लासेस। ये उन प्रॉब्लम्स का ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑरिकल। तो इन ट्यूरिंग मशीन्स के पास एक ऑरिकल है जिसके पास सारी नॉलेज है हमारी लैंग्वेज की, और उसके बाद जो हमारी क्लासेस के जो हमारी प्रॉब्लम्स की क्लासेस निकल रही हैं, दैट आर नोन एज रिलेटिवाइज क्लासेस। तो जैसे यहाँ हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है पी सुपरस्क्रिप्ट ए। अभी जो पी सुपरस्क्रिप्ट ए है, दिस इज द क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स
which the computer can solve quickly. Quickly मतलब यहाँ पर P है तो in polynomial time using the oracle for that language. NPA क्या है? All the problems जो हमारा कंप्यूटर या फिर जो हमारी मशीन है वो वेरीफाई कर सकती है in polynomial time using the oracle. एक्सपोनेंशियल ए क्या है? सारी प्रॉब्लम्स हमारा कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है एक्सपोनेंशियल टाइम में यूजिंग दैट सेम ऑरिकल. जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिलेटिव हो जाती है किसके? ऑरिकल के रिलेटिव हो जाती है. अब रिलेटिवाइज वर्ल्ड्स क्या होते हैं? रिलेटिवाइज वर्ल्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्ल्ड क्या होता है. वर्ल्ड इज बेसिकली एक एनवायरनमेंट जहां पर पर्टिकुलर कॉम्प्यूटेशनल रूल्स फॉलो होते हैं. तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारे पास वर्ल्ड ए. इस वर्ल्ड ए का एक पर्टिकुलर कॉम्प्यूटेशनल रूल क्या है कि यहाँ पर हर मशीन के पास ऑरिकल ए का एक्सेस है. यहाँ पर है हमारे पास वर्ल्ड बी. इस वर्ल्ड बी का कॉम्प्यूटेशनल रूल क्या है कि हर मशीन के पास ऑरिकल बी का एक्सेस है. और इसी तरह जो हमारा करंट वर्ल्ड है जहां पर अभी हम प्रेजेंट है वहां पर हमारे पास किसी ऑरिकल का एक्सेस नहीं है. इस सारे इन्वायरमेंट से जो हमारे वर्ल्ड क्रिएट हो रहे हैं कुछ रिलेशनशिप रिड्यूस होती है. जैसे अगर हम वर्ल्ड वन में देखेंगे तो इधर हमारा P इज इक्वल टू NP, तो जो हमारी दोनों क्लासेस हैं कोलैप्स हो जाती हैं और ये सेम बन जाती हैं. और अगर हम वर्ल्ड टू में देखेंगे इधर P इज नॉट इक्वल टू NP, और जो भी हमारा करंट वर्ल्ड है इधर हमारे पास ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि P वर्सेस NP. हमारे पास इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि अगर P इक्वल है या फिर P नॉट इक्वल है. सो व्हाट दिस मीन्स इज कि जो हमारी मशीन्स हैं वो चेंज नहीं हो रही है, बट जो इन्वायरमेंट है जिसपे हमारी मशीन्स ऑपरेट कर रही हैं वो चेंज हो रहा है. अब दिस लेड टू अ वियर्ड डिस्कवरी. दिस is also known as the Baker, Gill and Solvay theorem. This was introduced in 1975. तो इन तीनों रिसर्चर्स ने क्या देखा कि फॉर वन ऑरिकल, जो हमने पहले देखा कि हमने एक पर्टिकुलर वर्ल्ड में P is equal to NP हो रहा है एंड फॉर अनदर ऑरिकल B P is not equal to NP. बट व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जो हमारा P वर्सेस NP का आंसर है इट फ्लिप्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑरिकल हम अपनी मशीन को दे रहे हैं. तो अगर हम उसे A ऑरिकल दे रहे हैं तो P is equal to NP हो रहा है, और अगर हम उसे ऑरिकल B दे रहे हैं तो P is not equal to NP हो रहा है. बट इसका क्या मतलब है? मतलब हमें क्यों फर्क पड़ता है इससे? तो बेसिकली हमारी मैथ्स में आज तक जितनी भी प्रूफिंग टेक्निक्स हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन रिलेटिवाइजिंग मेथड्स. रिलेटिवाइजिंग मेथड्स का मतलब है कि इफ वी हैव प्रूव्ड समथिंग दैट L इक्वल्स टू R, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS अगर हमने कहीं पर प्रूव किया है, देन दिस विल रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें हम ये टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है? तो जो भी हमारे रिलेटिवाइजिंग मेथड्स होते हैं उनका कहना है कि वो तो सेम ही रहेंगे irrespective of the environments. पर अभी हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा कि जो हमारा आंसर फॉर P वर्सेस NP है that changes for the environment we are solving it in. इसका मतलब है कि जो हमारे रिलेटिवाइजिंग प्रूफ टेक्निक्स हैं वो फंडामेंटली यूजलेस हैं टू डिटरमाइन द P वर्सेस NP डिलेमा. हम इन्हें यूज करके P वर्सेस NP डिलेमा को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा. अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो जो रिलेटिवाइज कॉम्प्यूटेशन है ये हमें बताता है कि जो हमारी डिफिकल्टी ऑफ अ प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं है. ठीक है? इट इज रिलेटिव टू द टूल्स एंड द मैजिक बॉक्स. आपको पता है हम ऑरिकल बोलते हैं. इट इज रिलेटिव टू द टूल्स एंड द ऑरिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं. तो जैसे हमने पीछे देखा कि फॉर अ पर्टिकुलर वर्ल्ड P was equal to NP and for another world P was not equal to NP, और हमारे सारे रिलेटिवाइजिंग मेथड्स फेल हो गए थे. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे स्टैंडर्ड वेज होते हैं ऑफ थिंकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स आर नॉट इनफ टू सॉल्व द P वर्सेस NP मिस्ट्री. तो हमारे पास रिलेटिवाइजिंग टेक्निक्स हैं और भी जो हमारे पास डायगोनाइजेशन वगैरह और जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम P वर्सेस NP को सॉल्व नहीं कर सकते. एंड इट वाज जस्ट अ एनलाइटनिंग मूवमेंट कि अब हमें और बेटर टेक्निक्स को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए और वी कैन टेक दिस फील्ड फॉरवर्ड. थैंक यू.